नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर मनोज कुमार। आज हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बेसिक टॉपिक शीत युद्ध की राजनीति पे। शीत युद्ध क्या था, शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण हैं और शीत युद्ध की वर्तमान समय में क्या स्थिति है या वर्तमान समय में किस प्रकार का शीत युद्ध चल रहा है या शीत युद्ध जैसी कोई स्थिति नहीं है। शीत युद्ध का अर्थ एवं परिभाषा। शीत युद्ध क्या है, मतलब ये किसे कहते हैं शीत युद्ध, और इसका क्या अर्थ या मीनिंग क्या हो सकता है और इसकी क्या परिभाषा हो सकती है कि जिसे शब्दों में हम लोग कम शब्दों में इसको परिभाषित कर सकें कि ये शीत युद्ध ये है। शीत युद्ध राष्ट्रों के मध्य, कौन से राष्ट्र, दो राष्ट्रों के मध्य बेसिकली ये शीत युद्ध चला था। एक सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था और दूसरा अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, जो उदारवादी विचारधारा का समर्थन करता था। साम्राज्यवाद के जितने भी शिकार राष्ट्र थे जिन पे ब्रिटेन का या औपनिवेशिक शासन था, वो जब स्वतंत्र हुए तो उनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना की जाए और उस शासन व्यवस्था में किस प्रकार की विचारधारा से वो शासन व्यवस्था को चलाया जाए, ये उस देश के सामने अपना चयन था कि वो किस प्रकार की विचारधारा को चुने, किस प्रकार की शासन प्रणाली को चुने। और इसके लिए उन्होंने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी सबका एक वो था कि सबसे पहले हमारे देश का एक संविधान बना लिया जाए और उस संविधान के अनुसार ही हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है या हमारे देश का जो रूलिंग सिस्टम जो रहेगा, या हमारा देश किस प्रकार से कौन कौन सी बॉडीज़ या कौन कौन सी इकाइयाँ इसमें गठित की जाएंगी, तो उस पे एक विचारधारा को लेकर के चला जाता है। एक आइडियोलॉजी कोई भी राष्ट्र लेता है कि हम किस प्रकार की आइडियोलॉजी को लेकर के अपने देश के लोगों का विकास करेंगे। पहले तो औपनिवेशिक राष्ट्र थे, साम्राज्यवाद के शिकार थे, और दूसरे राष्ट्र जिनके वो उपनिवेश थे उनका ही शासन था। लेकिन जब वो स्वतंत्र हुए, जब उनके हाथ में स्वयं की सत्ता आ गई, तो उनको डिसाइड करना था कि किस प्रकार की विचारधारा को अपनाएं। एक रिप्रेजेंट सोवियत संघ कर रहा था जो साम्यवादी विचारधारा थी, दूसरे को अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा था, और इन्होंने दो ध्रुव बना रखे थे भी। एक द्विध्रुवीय विश्व था और दोनों में ये कंपटीशन था कि किस के साथ कितने, वर्ल्ड में कितने कंट्रीज हैं। तो जो अपने अपने जो कॉलोनी या अपने अपने जो गुट है, उस गुट में जो भी राष्ट्र शामिल होते थे उनको वो लालच या लोभ देते थे भी, आप हमारे इसमें शामिल हो, हमारी जो विचारधारा है वो एक श्रेष्ठ विचारधारा है और उस विचारधारा के आधार पर ही व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। तो एक प्रकार से विचारधाराओं का युद्ध था ये। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दो विचारधाराएं थी और दोनों विचारधाराओं के अपने अपने विकास के तरीके थे और अपने अपने तरीके से वो विकास करने की पे किया जा सकता है, ऐसा उनका मानना था। शीत युद्ध दो राष्ट्रों के मध्य तनाव की एक ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने को शक्तिशाली और दूसरे को कमज़ोर बनाने की चेष्टा करता है। इसमें बारूद या गोलों से या हथियारों से युद्ध नहीं लड़ा जाता था, परंतु युद्ध और तनाव की स्थिति बनी रहती थी। ये जो शीत युद्ध है, ये शीत युद्ध की राजनीति है, ये 1946 से ही प्रचलन में आ गई थी। 1946 से ही ये शब्द प्रचलन में आ गया था। और शीत युद्ध में किस प्रकार की कंडीशन बनी रहती है, किस प्रकार शीत युद्ध की हालात हो सकते हैं। शीत युद्ध में एक तो वैचारिक घृणा रहती है, ये विचारधारा इस प्रकार की। दूसरी विचार जो राष्ट्र है वो दूसरी विचारधारा के प्रति वैचारिक घृणा रखता है, राजनीति का विश्वास रखता है एक दूसरे के प्रति,
कूटनीतिक जोड़ तोड़ अपने जो संगठन है या अपना जो गुट है उसमें अधिक से अधिक राष्ट्रों को किस प्रकार से शामिल किया जाए। सैनिक प्रतिस्पर्धा रहती है, किसके पास आणविक हथियार ज़्यादा हैं या जासूस किसके ज़्यादा सक्षम हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध, किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक रूप से एक दूसरे राष्ट्र को कमज़ोर किया जाए। और कटुतापूर्ण संबंध भी देखे जा सकते हैं। शीत युद्ध सोवियत संघ अमेरिका के आपसी संबंधों की वह स्थिति थी जिसमें दोनों पक्ष शांतिपूर्ण राजनयिक संबंध रखते हुए भी परस्पर शत्रु भाव रखते थे तथा शस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे की स्थिति और शक्ति को निरंतर दुर्बल बनाने का प्रयत्न करते थे। ये एक ऐसा युद्ध था जिसका रण क्षेत्र मानव का मस्तिष्क था, इसलिए इसे स्नायु युद्ध भी कहा जा सकता है। शीत युद्ध सशस्त्र युद्ध न होते हुए भी युद्ध द्वारा प्राप्त समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का शस्त्र था। इसमें यह था कि भी किस प्रकार से एक दूसरे राष्ट्र को नीचा दिखा करके अपने जो गुट है उसमें किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रों को शामिल किया जाए। शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण रहे? ऐतिहासिक कारण रहे। ऐतिहासिक कारणों में हम लोग कुछ शीत युद्ध 1917 की जो वॉल्शेविक क्रांति थी उसमें कुछ लोग ढूंढते हैं कि ऐतिहासिक कारण 1917 में जब रूस था और उसमें जो मंसेविक और वॉल्शेविक दो गुट थे और वॉल्शेविक क्रांति हुई और उसमें लेनिन जो थे उन्होंने प्रेजेंट किया वॉल्शेविक क्रांति को। तो उसके उसमें कुछ लोग शीत युद्ध के कारण देखते हैं जिसके फलस्वरूप रूस में साम्यवाद का उदय हुआ और साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रचार करना चाहते थे और पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें कुछ विचारकों ने कारण ढूंढने का प्रयास किया है। एक उन्होंने द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, जिस प्रकार जिस समय युद्ध चल रहा था और हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर सोवियत संघ को दबोचे हुए था, उस समय स्टालिन अपने मित्र राष्ट्रों से पश्चिमी यूरोप में हिटलर के विरुद्ध एक दूसरा मोर्चा खोलने के लिए बराबर अनुरोध कर रहा था। उसके अनुरोध का उद्देश्य ये था, यदि पश्चिमी मोर्चा खुल गया तो सोवियत संघ पर जर्मनी के प्रहार में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि उस हालात में जर्मनी को दोनों मोर्चों पर लड़ना पड़ता था और यूएसएसआर को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। पर महीनों तक चर्चिल और रूजवेल्ट इस अनुरोध को टालते रहे और इसी के कारण जर्मनी किसी तरह सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था को तमाम कर दे या उसको ख़त्म कर दे, ऐसा उन्होंने प्रयास किया और द्वितीय मोर्चे खोलने का उन्होंने प्रयास किया। तो इसमें भी कुछ विचारकों ने राजनीतिक विचारकों ने इस शीत युद्ध के कारण ढूंढने का प्रयास किया है। पुरातन व्यवस्था की जो स्थापना है उसमें भी कुछ विचारकों ने ढूंढने का प्रयास किया कि पूरी यूरोप पर प्रभुत्व कायम करने की प्रतिद्वंदिता जो थी वो शुरू हो गई थी। इसलिए दोनों पक्ष जर्मनी से जीते हुए प्रदेशों में उनके विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले विभिन्न दलों में अपना समर्थन करने वाले दलों का समर्थन करने लगे। यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट नेता मार्शल टिटो को यूएसएसआर या सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त होने लगा। दूसरी ओर ब्रिटेन व अमेरिका वहाँ पुनः राजतंत्र और पुरातन व्यवस्था कायम करने की योजना बनाने लगे। तो ये भी एक प्रकार से उस टाइम देख सकते हैं कि हम लोग शीत युद्ध की प्लानिंग यहाँ पे हो रही है। एक चौथा जो कारण है वो सोवियत संघ द्वारा याल्टा और बाल्कन समझौते का अतिक्रमण। सोवियत संघ की लाल सेना जहाँ भी पहुँचती है कम्युनिस्टों को प्रोत्साहित विरोधी दलों का सफाया करती है। इसमें ब्रिटेन व अमेरिका का चिंतित होना स्वाभाविक था। सोवियत संघ के प्रति ब्रिटेन का संदेह तो इतना बढ़ गया था कि अक्टूबर 1944 में उसने यूएसएसआर के साथ समझौता करके तय कर लिया कि वह लाल सेना का प्रभाव क्षेत्र
रोमानिया और बुल्गारिया समझा जाए। यूनान आंग्ल अमेरिका अधिकार में रहे तथा यूगोस्लाविया तथा हंगरी पर दोनों का प्रभुत्व स्वीकार किया जाए। परंतु युद्ध खत्म होते ही यूएसएसआर पूरी यूरोप के प्राय सभी देशों में साम्यवादी व्यवस्था को कायम करने में सफल हो गया। नंबर 5, ईरान से सोवियत सेना का न हटाया जाना। युद्ध के दौरान सोवियत सेना ने ब्रिटेन की सहमति से उत्तरी ईरान पर कब्जा कर लिया था, किंतु युद्ध के बाद दक्षिणी आंग्ल अमेरिकी सेना तो शीघ्र हटा ली गई, पर सोवियत सेना अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बनी रही। काफ़ी समय बाद यूएनओ द्वारा दबाव डालने पर सोवियत सेना वहाँ से हटी। तो ये भी एक प्रकार से शीत युद्ध को इन्होंने एक हवा दी। तुर्की पर सोवियत दबाव। तुर्की युद्ध के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ या तुर्की पर दबाव डालकर उसकी कुछ भूमि और बोस्फोरस में नौसैनिक अड्डे बनाने का अधिकार मांग रहा था। पश्चिमी राष्ट्रों ने उसका कड़ा विरोध किया। नंबर 7, यूनान में सोवियत संघ का दबाव। जर्मनी के आत्मसमर्पण से पूर्व ही सोवियत संघ ने यूनान के ऊपर पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी यूरोप के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था। कुछ ही वर्षों में यूनान तथा बाल्टिक समुद्र के मध्य उसे सभी राज्यों में सर्वहारा की तानाशाही स्थापित कर ली। नंबर 8, इसमें अणुबम का आविष्कार। ये कहा जाता है कि अणुबम ने हिरोशिमा को ही विध्वंस नहीं किया, अपितु युद्धकालीन मित्र राज्यों की मित्रता को भी अंत कर दिया। अमेरिका में अणुबम पर अनुसंधान पहले से ही चल रहा था। ब्रिटेन ने अमेरिका को तो इससे परिचित करा रखा था, लेकिन यूएसएसआर ने उसका रहस्य जानबूझकर गुप्त रखा। उधर ब्रिटेन और अमेरिका को ये अभिमान हो गया कि अब उन्हें सोवियत सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सोवियत संघ के विरोध में जो प्रचार चला वो भी कारण रहा। सोवियत संघ दोनों देशों के समाचार पत्र साम्यवादी देशों के प्रति खुलेआम घृणा का प्रचार कर रहे थे। सोवियत खतरे को खूब बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित किया जा रहा था। मॉस्को के भावी इरादों के प्रति जनता के मन में भय की भावना पैदा कर दी गई थी, जिससे एक प्रकार से वाक युद्ध शुरू हो गया। पश्चिमी गुट अपने को स्वतंत्र विश्व कहने लगे तथा सोवियत गुट को लौह पर्दे की उपाधि दी गई। सोवियत संघ के नया साम्राज्यवाद इसको कहने की शुरुआत हो गई कि भी ये एक प्रकार से नव साम्राज्यवाद की शुरुआत है। शीत युद्ध जो है उसमें किस प्रकार से प्रगति शुरू हुई 1946 से 1956 के बीच में। इसमें फुलटन भाषण को बहुत ज़्यादा शीत माना जाता है। शीत युद्ध को भयानक बनाने का जो कुटिल और घोर साम्राज्यवादी नेता विंस्टन चर्चिल को माना जाता है, और उन्होंने 1946 में अमेरिका के फुलटन नामक शहर में एक भाषण दिया, जिसमें कहा कि समूचे विश्व पर एक लौह आवरण छा गया है और स्वतंत्रता की दीप शिखा को प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक अगल अमेरिकी गठबंधन बना लेना चाहिए। एक प्रकार से शीत युद्ध में आग में घी का काम किया इस फुलटन भाषण ने। उसके साथ ही ट्रूमैन सिद्धांत। 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की ये नीति घोषित की कि वह साम्यवाद का जो प्रचार है उसको रोकेगा और दुनिया में जहाँ कहीं भी शांति भंग करने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आक्रमणकारी होगा वहाँ यूएसए उसकी सुरक्षा करेगा और उसे रोकने में आगे आएगा। ये भी ट्रूमैन का जो सिद्धांत था ये भी कारण रहा। बर्लिन की नाकेबंदी। 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकेबंदी करके शीत युद्ध को चरम पे पहुंचा दिया
और पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जल यातायात बंद कर दिए गए। तो इस प्रकार से बर्लिन की नाकेबंदी या जर्मनी के विभाजन ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए ने पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण कर दिया और 1949 में जर्मन संघीय गणराज्य की स्थापना की गई। प्रत्युत्तर में यूएसएसआर ने पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया और जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य उसका नाम दिया। नाटो की स्थापना 1949 में अमेरिका द्वारा नाटो की स्थापना की गई, जिसमें कहा गया उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र के किसी भी देश पर आक्रमण किया गया तो वह आक्रमण उन पर ही आक्रमण माना जाएगा, अमेरिका पर ही आक्रमण माना जाएगा और इसका मुकाबला किया जाएगा। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना, कि चीन में किस प्रकार से साम्यवादी शासन की स्थापना होगी। 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और इस स्थापना के साथ ही शीत युद्ध में गर्मी आ गई। चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया, परंतु जब चांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर फार्मोसा चली गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने सुरक्षा परिषद एवं महासभा में स्थान पाने की मांग की, जिसे अमेरिका ने विरोध के कारण यूएनओ ने स्वीकार नहीं किया और सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद की बैठकों का भी बहिष्कार किया। कोरिया युद्ध। साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने 1950 में दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। उत्तरी कोरिया चीन और सोवियत संघ के हथियारों से लड़ रहा था, जबकि दक्षिणी कोरिया की तरफ से यूएनओ की सेना में मुख्य रूप से अमेरिका, और जी कोरिया युद्ध 1950 में बंद हो गया। जापान के साथ शांति संधि। 1951 में अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक संधि की। सोवियत संघ ने इस कार्रवाई को एक पक्षीय कहकर इसकी काफ़ी निंदा की और इस प्रकार से ये जो 1952 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें शीत युद्ध की गर्मी थी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शीत युद्ध का जो विस्तार था, उसका जो सेकंड चरण था उसका वो क्या था। थैंक यू।